दोस्तों कई बार जिंदगी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी होती नहीं है। भले ही हम लोग कई बार घूमने के लिए जाते हैं क्रूज वगैरह के अंदर और फिर देखते हैं कि यार समंदर बड़ा खुशनुमा है, बड़ी अच्छी लहरें जो है उठ रही हैं। ये आदमी, ये इंसान अकेला बैठा हुआ है वहां पर और सोच रहा है कि क्या मैं कुछ जो है वो कर सकता हूं, है ना। मैं क्या जो है वो कर सकता हूं। तो एक्चुअली में क्या है कि इसकी प्रॉब्लम यही जानता है। अब जब ईरान और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैरी टाइम के अंदर, समंदर के अंदर ऐसे बहुत सारे जहाज थे जो कि बीच में फंसे हुए थे। जहाज तो फंसे हुए थे लेकिन उसके ऊपर जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, वो भी फंसे हुए थे। तो आखिरकार क्या स्थिति इनकी है और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए बनाए गए हैं और पूरे विश्व के अंदर कितने ऐसे सेलर्स हैं जो कि इन जहाजों के ऊपर तैनात होते हैं और क्यों होते हैं, क्या रीजन उसके पीछे है, ये तमाम बातें आज हम लोग देखने वाले हैं। भारत पूरे विश्व के अंदर तीसरा वो देश है जिसके सबसे ज्यादा लोग, सेलर्स जो हैं, वो जहाजों पर तैनात रहते हैं। पहले नंबर पर फिलीपाइंस, चाइना और उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है। फिलीपींस पीछे नहीं है। चाइना और फिलीपींस जो है आगे पीछे होते रहते हैं। कई बार चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर फिलीपाइंस सेकंड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर बहुत लंबे समय से इंडिया ही रहा है। कितने लोग आज इंडिया के हैं, तमाम बातें में देखिए। पहली बात तो ये है कि ये जिस समस्याओं से जूझते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मर्चेंट नेवी के अंदर हूं मैं, है ना, इतनी सैलरी मुझे मिलती है। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार मर्चेंट नेवी के अंदर है, इतना पैसा मिलता है, लेकिन इनकी जिंदगी जो है वो यही जाने। देखेंगे बात दोस्तों, अभी ये चैलेंज लाइव चल रहा है। डेली लाइव सेशंस हमारे हो रहे हैं। डेली टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं। यू मस्ट ज्वाइन दिस चैलेंज। 50 दिनों का ही तो है। अगर आप में ये विल पावर है कि 50 डेज तक आप विदाउट ये जो कंटेंट है इसके रह सकते हैं, तो आप जरूर इसको एक बार आजमा कर देख लीजिए कि क्या आपके अंदर विल पावर है। अभी ये चैलेंज लाइव चल रहा है और डेली लाइव सेशंस इसके हो रहे हैं। दोस्तों सेलर्स की बात करेंगे। जिंदगी बहुत जो है वो स्ट्रगल के अंदर रहती है। समंदर में रहना इतना आसान नहीं है। बाल उड़ जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मॉइस्चर होता है वो इतना परेशान करने वाला होता है। बहुत चिपचिपा वहां पर माहौल होता है ना। एक ड्राइनेस जो है वो कभी भी नहीं आती है। और ऊपर से परिवार से इतना दूर रहना, और वो भी लगभग 6-7 महीनों तक लगातार रहना, और सेम एनवायरमेंट में रहना, सेम कंडीशन में रहना, और उसी कंपार्टमेंट के अंदर 6 महीने तक रहना। ये मान के चलिए कि आपको अगर 6 महीने कमरे में बंद कर दिया जाए और आप उस कमरे में 6 महीने तक लगातार रहते रहें। हां, खाना वाना प्रोवाइड होगा, बाहर थोड़ा बहुत देख सकते हैं खिड़कियों से, लेकिन 6 महीने तक उसी के अंदर आप रहें कमरे में, तो आपसे रहा नहीं जाएगा। तो ये तो फिर भी शिप के ऊपर है, इसमें चारों तरफ अंधेरा होता है। चलो कुछ मैं आपको टेक्निकल चीजें बताता हूं जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए एक्चुअली में क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में लगभग 18 लाख सेलर्स हैं। 18 लाख जो है वो सेलर्स हैं, ठीक है। इनमें से भारत के जो लोग हैं वो 3 लाख हैं। पहले इतने नहीं हुआ करते थे, लगभग 1.24 लाख के आसपास थे। आज लगभग 3 लाख लोग समंदर के अंदर पूरे विश्व के ट्रेड को जो है मैनेज कर रहे हैं। 3 लाख लोग जो कि भारत से हैं। अब या तो वो किसी भारतीय शिप पर है, इंडियन शिप पर है, या शिप किसी और कंट्री का है, हम लोग वहां पर अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। ये जो 3 लाख लोग हैं ये पूरे विश्व के अंदर जितने भी समंदर हैं, ओशियंस हैं, वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इनमें से लगभग 23,000 जो लोग हैं, 23,000 जो सेलर्स हैं, वो कहां पर हैं? वो हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर, और इनकी जान को ही खतरा हमेशा बना रहता है। रिसेंटली क्या हुआ, 3 जो सेलर्स थे उनकी मौत हुई क्योंकि उस जहाज के ऊपर कोई उनको बचाने वाला नहीं था। हाल ही में 3-4 रोज पहले की बात है। एक जो वहां पर सेलर थे उनकी तबीयत खराब हुई, कोई मेडिकल वहां पर इमरजेंसी, मतलब कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंची और उनकी मौत हो गई। क्योंकि समंदर जब जहाज के अंदर, सॉरी, जहाज जब समंदर के अंदर होता है तो वहां पर कौन उनकी हेल्प करने के लिए आएगा जब मेडिकल इमरजेंसी होगी? या तो फिर हेलीकॉप्टर से उनको बचाया जाए, लेकिन बचाने वाला ये सोचेगा कि यार मैं बचाने के लिए इस व्यक्ति को जाऊंगा तो मेरा खर्चा कितना लग जाएगा। एक इंसान को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से लेके आना पड़ेगा, फिर पहुंचाना पड़ेगा, बहुत सारा। इसलिए छोड़ देते हैं उनको समंदर के अंदर अगले 6 महीने के लिए। तुम जानो और तुम्हारा राम जाने क्या होगा। खाना पीना रहना सब कुछ जो है तुमको हैंडल करना पड़ेगा।
तो पूरे विश्व के अंदर जो 18 लाख सेलर्स हैं उसमें से 3 लाख भारतीय हैं और 3 लाख में से 23,000 जो है वो कहां पर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर है। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई इंडियंस, आखिरकार इंडियंस ही क्यों और इंडियंस को ही क्यों चुना गया है। पहली बात तो यह है कि इंडियंस औरों के मुकाबले कम लेबर पर काम करने को तैयार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडियंस हर शिप पर, चाहे वो इंडियन हो या नहीं हो, उस पर भी तैनात होने को तैयार है, जबकि औरों के साथ में दिक्कत है। चाइना को कोई शिप होगा तो उस पर चाइनीज लोग उसी शिप को ज्यादा प्रीफर करते हैं कि हमारे देश का है, लेकिन इंडिया कोई भी उसके अंदर हर्डल नहीं होता है, हम हर शिप पर जो है तैनात हो सकते हैं और उनसे कम पैसों के अंदर हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। खास बात यह है कि जो पैसा मिलता है वो क्वालिफिकेशन से ज्यादा मिलता है। रिसेंटली एक स्टोरी थी जो कि 10th क्लास एक स्टूडेंट, मैट्रिक पास एक व्यक्ति था, जिसको ये ऑफर आया कि आप मर्चेंट नेवी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब $950 जो है वो उसको हर महीने मिला करते थे। अब कोई व्यक्ति अगर 10th पास है, जिसको मान के चलिए कि $950 वहां पर मिल रहे हैं, तो कितना हो गया, लगभग 80,000 के आसपास। अगर वो मैट्रिक पास व्यक्ति अगर भारत में कमाता तो 10 से 15,000, 20,000, इससे ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन मैरीटाइम के अंदर उसको मिल रहा है 90,000, 80,000 के आसपास। तो ये जो अट्रैक्टिव सैलरी है, इस अट्रैक्टिव सैलरी को लेने के लिए भी वहां पर जाते हैं। और इंडियन सोसाइटी का एक दबाव, प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्रिएट होता है कि हम लोग तो मर्चेंट नेवी के अंदर हैं, तो एक इमेज को बिल्ड करने के लिए भी इंडियंस वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि इंडियंस वहां पर होते हैं। और साथ ही के अंदर बहुत सारी फैमिलीज जो है, कई बार आपने देखा होगा कि जबरदस्ती फेक, यानी कि उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर ऊंचे सपने दिखाकर कि आप जहाज में काम करेंगे, बहुत पैसा होगा, सब कुछ, लेकिन अगले 6 महीने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है अपनी हाल के ऊपर। ये प्रॉब्लम्स वहां पर होती है, ठीक है। अब चाइना, फिलीपींस और उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है। इंडिया 3rd नंबर पर है जहां पर सेलर्स काम करते हैं। अब ये जो जहाज है, इसकी पहचान कैसे हो, आइडेंटिफाई कैसे हो ये, अब इसके ऊपर मान लीजिए कोई इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, तब तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इंडिया का शिप है। और ये आइडेंटिफाई करने का एकमात्र तरीका है कि ये किस देश से आया है, कौन सी कंट्री से आया है, कि उसके फ्लैग को देखकर। अभी रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से 18 जहाज वो निकले जिस पर इंडियन फ्लैग था, उसके होने के बावजूद भी उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर रुकना पड़ा, उसको वहां पर स्टक कर दिया गया, रोक दिया गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो शिप है वो रजिस्टर किसी और कंट्री में होता है, मॉरिशियस, सेशल्स, है ना, किसी और, पनामा, वहां पर वो रजिस्टर होता है। काम करने वाले भारतीय हो सकते हैं, उसका मालिक भी भारतीय हो सकता है, लेकिन वो जो शिप है वो क्या करता है, पनामा के अंदर रजिस्टर होगा। अब अगर पनामा में रजिस्टर है तो पनामा का फ्लैग उसके ऊपर लग जाता है, और पनामा के रिलेशन जिन जिन देशों के साथ में अच्छे हैं, वो उन देशों की मैरीटाइम जोन से वो गुजरना प्रीफर करता है। अब उस शिप के ऊपर काम करने वाले लोग इंडियंस भी हो सकते हैं या कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर जब यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा था, उस समय हमारे लगभग 3 सेलर मारे गए। उसके ऊपर जो फ्लैग था वो किसी अदर कंट्री का था, काम इंडियंस कर रहे थे, लेकिन नुकसान हमारा हुआ। अगर इंडियन फ्लैग होता तो फिर उस पर अटैक नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई होता। एक जो शिप है, एक शिप को अगर पूरी तरीके से लोड कर दिया जाए फ्यूल से, तो एक जहाज की कीमत, एक शिप की कीमत कितनी हो सकती है, कितना अंदाजा लगाएंगे आप? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और बताइए कितना, 1500 करोड़ जो है वो एक जहाज के ऊपर लदा होता है। 1500 करोड़ पैसे का फ्यूल इसके ऊपर होता है, रुपयों का। और अगर जहाज और बड़ा है तो वो रकम पहुंच जाती है 2,500 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ तक का एक जहाज हो सकता है। सोच के देखिए, पूरी की पूरी कंपनी एक जहाज के ऊपर पानी में तैर रही है। अब मान लीजिए कि जहाज को खतरा हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। अब इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनी है वो भी मोटा पैसा वसूल करेगी, क्योंकि यार 3,000 करोड़ का मामला पानी में तैर रहा है, तो इंश्योर करवाना जरूरी है। ईरान ने कहा कि ये जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है ना,
इसको हम इंश्योरेंस नहीं करने देंगे जब तक कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन नहीं कर दिया था। तो ईरान ने ऐसे नहीं कहा कि हम जहाज को उड़ा देंगे, नहीं, ये जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज हैं इनको पीछे कर दिया। और जब तक कोई जहाज इंश्योर्ड नहीं होगा तो जहाज उसको पानी में कैसे उतारा जाएगा? उसकी कीमत 1500 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास। तो 1000 करोड़ गए पानी के अंदर। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस नहीं है तो वो तो जैसे मान लीजिए आपके पास व्हीकल होगा और व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है तो आप तो सड़क पर निकलते ही नहीं है, पता नहीं कब ठुक जाए वो और दिक्कत हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, है ना। तो यही प्रॉब्लम यहां पर भी है। तो ईरान ने क्या किया था कि वो जो लाइसेंस था, वो जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनको ही मना कर दिया था और इसीलिए बहुत सारे जहाज जो थे स्टक हो गए थे। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्या करती है, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ओनली, केवल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ना कि किसी भी जहाज शिप के ऊपर या फिर किसी कंट्री के ऊपर कोई लीगल एक्शन ये ले सकते हैं। ओनली ये एडवाइजरी है और ये केवल नियम कायदे कानून जो है बनाने वाली संस्था है कि आपको इस तरीके से ये रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रूल जो है वो फॉलो करने हैं। अब देखिए, ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअली में काउंसिल को भी रन करती है। अब इसका ये कहना है कि भाई ठीक है, हम लोग तो रूल बनाना जानते हैं और यूएन के अंडर ये रूल बनाते हैं, तो यूएन के अंतर्गत ये संस्था काम करती है। तो कहीं भी अगर सी रूट के अंदर या ट्रेड्स के अंदर प्रॉब्लम होती है तो फिर ये सीधा यूएन या फिर आईएमओ के अंदर कंप्लेंट की जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये डेट वाइज है, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे ही ये डील्स आगे बढ़ती हैं, 19 जून को आप देखिए सिग्नेचर हो चुके थे, मतलब सिग्नेचर हुए थे 3 दिन पहले ही। और जैसे ही सिग्नेचर होने की बात होने लगी, उसके बाद में जो सी फेरर्स है उनकी तादाद और शिप की तादाद बढ़ने लगी और जैसे 19 जून को डील हो गई, फिर आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हाइक जो है वहां पर शिप्स को मिला है और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 24 जून को सबसे ज्यादा हाइक पर है, जबकि यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है। तो अब जो है वो रूट ओपन हो चुका है, लेकिन बात यह है कि वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका अकेलापन, उनकी परेशानियां, उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर प्रेशर, मेंटल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, उसको कोई देखने वाला नहीं है और वो समंदर के अंदर ही रहते हैं। नियम कायदे कानून सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी सोचने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज अभी लाइव चल रहा है। एडवांस कूपन कोड यूज करना है जिससे आप लोग इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी किया था। आई एम द फर्स्ट यूट्यूब एजुकेटर जिसने इस चैलेंज को सबके सामने लाकर रखा है और इस एडिक्शन के बारे में खुलकर बात की है, क्योंकि इस बारे में कुछ चर्चाएं हुई हैं। ठीक है, चलिए दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय।